अच्छा जी, तो बच्चों आज हम लोग सॉल्व करेंगे अक्टूबर नवंबर पेपर 2 वेरिएंट 2 2024। अब तुम लोगों के क्योंकि पेपर्स करीब आ रहे थे तो मैंने कहा कि एक एक करके जो लेटेस्ट पेपर है उनसे शुरू करूं और पेपर सॉल्व करवाऊं ताकि तुम लोगों को इसका फ़ायदा भी हो। तो हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने इन क्वेश्चंस को पूरे पेपर को क्वेश्चंस की फॉर्म में डिवाइड कर दिया। मतलब हर एक वीडियो में एक क्वेश्चन होगा ताकि मैं उस क्वेश्चन के स्कोप के बियॉन्ड तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। अच्छा, सॉल्व करते हैं। A program has been developed and released for general use. After a few months of use, an error is detected where, under certain circumstances, it outputs an unexpected value. The error in the program needs to be corrected. Identify the stage of the program development life cycle that this correction is made in. अच्छा, अब तुम लोगों को पता है शायद और तुम लोगों ने पढ़ा भी हुआ है कि हमारे पास 4 किस्म के जो हैं करेक्टिव मेथड्स होते हैं, ठीक है। और वो नेमली होते हैं करेक्टिव मेंटेनेंस, अडेप्टिव मेंटेनेंस, परफेक्टिव मेंटेनेंस और प्रीएम्प्टिव मेंटेनेंस। अब हम शुरू करते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से। वो कब होता है? जब आपने अपना कोड को रीफैक्टर करना हो। मतलब रीफैक्टर से मुराद ये कि उसको अपडेट करना हो या उसको ऑप्टिमाइज़ करना हो। अगर आपकी वेबसाइट फॉर एग्जांपल आपने बनाई और शुरू में उसमें 100 यूज़र्स थे और एट द एंड ऑफ द ईयर उस पर लाख यूज़र आ गए, तो अब उसको रिस्पॉन्सिव ऑप्टिमाइज़ बनाने के लिए आपको कोड को रीफैक्टर करना पड़ेगा। फिर आप अडॉप्ट करोगे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। मूविंग ऑनवर्ड्स, परफेक्टिव मेंटेनेंस की बात की जाए तो ये यूज़र एक्सपीरियंस को इन्हांस करने के लिए, आपके यूएक्स में चेंजेस लेने के लिए, बेसिकली आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ के लिए आप परफेक्टिव मेंटेनेंस यूज़ करते हो। अडेप्टिव मेंटेनेंस की बात की जाए तो अगर आपके इन्वायरमेंट में या आपके हार्डवेयर में चेंज आया है या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चेंज आया है तो आप अडेप्टिव मेंटेनेंस यूज़ करते हो। और जो करेक्टिव मेंटेनेंस है हमारा, उसके अंदर आप वो होता ही फिक्सिंग बग्स, एरर्स, डिफेक्ट्स या फिर इश्यूज फिक्स करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पर आइडेंटिफाई द स्टेट, उसने कहा कि एरर देता है। एरर, तो एरर कौन सा सॉल्व करता है हमारा मेंटेनेंस? करेक्टिव मेंटेनेंस। तो इसका आंसर होगा करेक्टिव मेंटेनेंस। एक मिनट, इसको मैं जूम कर लूँ। INTNANCE, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। अच्छा, तुम लोग अगर सिर्फ उस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से बात करोगे तो बहुत स्लो लर्न करोगे। जिस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं उसकी डेप्थ में जाओ और जो आंसर देना है उसको तो डिस्कस करो। इसके अलावा जितने एस्पेक्ट्स हैं उनको भी डिस्कस करो ताकि तुम लोगों को पता लगे कि क्या सही है क्या गलत है। अच्छा, द प्रोग्राम कंटेन द फंक्शन लुकअप। After investigation, it is found that this is the function that sometimes returns an incorrect value. अच्छा, अब वो कह रहा है कि ये लुकअप जो फंक्शन है ये गलत वैल्यू रिटर्न करता है। एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट IDE इज़ यूज टू हेल्प लोकेट द एरर। अब IDE यूज़ होती है, उसको डिस्कस करते हैं वो क्या होती है। द IDE फीचर्स ऑफ वॉच विंडो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वॉच विंडो, सिंगल स्टेपिंग एंड ब्रेक पॉइंट विल बी यूज्ड। एक्सप्लेन्स दिस फीचर्स इंक्लूडिंग द ऑर्डर दैट दे विल बी यूज्ड टू लोकेट द एरर इन द लुकअप। अच्छा, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया आपका डीबगिंग का। डीबगिंग, अब तुम लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बैकग्राउंड दे दूँ। डीबगिंग एक फ़ीचर होता है आपका IDE का। अब तुम लोगों को IDE का नहीं पता तो वो क्या होती है, सिंपल सी है, वो सॉफ्टवेयर होता है जिस पे तुम लोग या हम लोग कोड करते हैं। जैसे कि पाइचार्म हो गया, विजुअल स्टूडियो हो गया, VS कोड हो गया। जिस चीज़ पे भी आप कोड करोगे ना वो आपका IDE है। अच्छा, अब एरर्स फाइंडिंग के लिए हम सॉफ्टवेयर डेवलपर्स या इंजीनियर्स एक फिनोमेना यूज़ करते हैं डिबगिंग का। डिबगिंग में क्या होता क्या है, थोड़ा सा तुम लोगों को बैकग्राउंड दूँ फिर इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कि जहाँ पे मुझे शक है ना, मैं वहाँ पे एक चीज़ लगाऊंगा, जिसे कहता हूँ, जिसे मैं कहूँगा ब्रेक पॉइंट। अब ब्रेक पॉइंट कहाँ लगेगा? जहाँ पे मुझे शक है कि यार यहाँ पे मेरा प्रोग्राम में गड़बड़ कर रहा है, यहाँ पे मेरे जो कोड है वो गलत वैल्यू रिटर्न करता है, मैं वहाँ पे लगाऊंगा। वो ब्रेक पॉइंट क्या करेगा, उस पर्टिकुलर मोमेंट इन टाइम पे जाके मेरा प्रोग्राम है वो पॉज कर देगा। अब पॉज मैंने कर दिया, उसके बाद मैं यूज़ करूँगा सिंगल स्टेपिंग। सिंगल स्टेपिंग क्या होती है, अब वो प्रोग्राम पॉज हो गया वहाँ पे, अब मैं बटन क्लिक करूँगा और स्टेप बाय स्टेप करके प्रोग्राम में मूव करेगा मेरे।
हर स्टेप पे मूव करेगा, हर स्टेप पे मुझे वैल्यूज़ पता लगेंगी, और जो वैल्यूज़ मुझे पता लगेंगी वो मुझे एक्चुअल बताएंगी कि मेरा कौन सा वेरिएबल में कौन सा आंसर गलत है। यहाँ पे मुझे पता होगा कि मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ और आ क्या रहा है, और वो चीज़ हमें बताती है वॉच विंडो। तो हम डिस्कस करते हैं इसको। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे ब्रेक पॉइंट। अब ब्रेक पॉइंट क्या करता है? दिस विल पॉज द एग्जीक्यूशन एट द गिवन स्टेटमेंट। अच्छा, मैं सिर्फ टू द पॉइंट बात करूँगा और लिखूँगा ताकि हमारे पास जल्दी से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी कंटेंट कवर हो जाए। आगे बात करते हैं। ब्रेक पॉइंट ने आप उस जगह पे जाके पॉज कर दी एग्जीक्यूशन को। वहाँ से आगे हमें क्या काम हमारे काम आएगा, वो आएगा सिंगल स्टेपिंग। अब ये तुम लोगों को पता होना चाहिए डिबगिंग क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, आईडी क्या होती है, एरर क्या होता है, ताकि तुम लोग किसी भी पेपर में अगर तुम लोगों के पेपर में क्वेश्चन आए और इस तरह का ना आए लेकिन उसमें एरर आ जाए और आईडी का जिक्र आए, तो तुम लोगों को पता हो बैक इन द माइंड कि हाँ यार यहाँ डिबगिंग का कॉन्सेप्ट लग सकता है। ठीक है, सिंगल स्टेपिंग। ये क्या करेगा? स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। इससे क्या होगा कि तुम लोगों के प्रोग्राम का हर एक स्टेप पे एग्जीक्यूशन नज़र आएगा। अब उसके क्या फ़ायदा होगा? अब हर एक स्टेप पे जो तुम लोगों के वेरिएबल्स की वैल्यू होगी वो तुम लोगों को वॉच विंडो में नज़र आएगी। तो यहाँ पे कौन सा रूल आया हमारे, क्या रोल आया? वॉच विंडो का रोल आया। मॉनिटर वेरिएबल वैल्यूज़ ऑन ड्यूरिंग ईच स्टेप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1। अब हम मूव करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इसके 2 पार्ट्स पड़े हैं। अभी जल्दी मुझे नहीं, तो तुम लोगों को भी नहीं होनी चाहिए, तो सुकून से बैठ के इसको करते हैं। अच्छा, अब पेपर को सॉल्व करते करते वक्त तुम लोगों ने सबसे ज़्यादा ध्यान जो जिस बात का रखना है ना, वो है क्वेश्चन से नॉलेज या उससे इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना। तुम लोगों ने ध्यान से पढ़ना है कि हर एक स्टेप में कि किसी हमसे क्या मांग रहा है, क्या रिक्वायरमेंट है, फिर उसके रेफरेंसेस को आंसर देना है। मैं हर बच्चे को ये कहता हूँ कि आपका क्वेश्चन 90% तब सॉल्व हो जाता है जब आप उससे जो ज़रूरी वैल्यूज़ जो एग्जामिनर ने प्रोवाइड किए वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हो। तो हम सॉल्व करते हैं। टू सॉल्व द एरर अ प्रोग्रामर डिसाइड्स टू क्रिएट अ न्यू मॉड्यूल। तो प्रोग्रामर जो है वो न्यू मॉड्यूल बनाता है उसको सॉल्व करने के लिए। द डिज़ाइन ऑफ द न्यू मॉड्यूल हैज़ बीन कम्प्लीटेड एंड द मॉड्यूल इज़ बीइंग कोडेड। अब डिज़ाइन बन गया, अब वो कोडिंग की तरफ आ गए। आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ एन IDE दैट विल हेल्प ड्यूरिंग द कोडिंग ऑफ दिस न्यू मॉड्यूल। अब IDE हमने पहले डिस्कस की थी, देखो दोबारा वहाँ बात आ गई ना, इसलिए मैं कहता हूँ जो क्वेश्चन में जो जिस पार्ट की बात हो रही है उसकी डेप्थ में जाओ। बेशक एग्ज़ाम के टाइम पे नहीं, लेकिन अभी सॉल्व करते हुए एटलीस्ट डेप्थ में जाओ ताकि तुम लोगों को उससे रिलेटेड हर चीज़ का आंसर आता हो। अब जो पहले जो प्रोग्रामिंग होती थी ना 1950s 60s 80s के अंदर, वो होती थी नोट पैड के ऊपर, क्योंकि इतने आपकी कंप्यूटर्स प्रोसेसर एडवांस नहीं थे कि फ़जूल सॉफ्टवेयर या फिर एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर उठा सकें। फ़जूल तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि उससे काम की कोई चीज़ मुझे आज तक नज़र नहीं आई, इतने हैवी सॉफ्टवेयर उठा सकें। तो लोग नोट पैड पर कोडिंग करते थे और वो बिल्कुल एक प्लेन टेक्स्ट की तरह होता था, आपको कोई एरर कोई इशू नज़र नहीं आता था। फिर जब आई IDEs, तो IDEs होती हैं तो कोडिंग के लिए आप आप लिखते तो टेक्स्ट ही हो, लेकिन उसका फ़ायदा तो कोई ना कोई होता होगा जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है। अब वो फ़ायदा क्या होता है? वो फ़ायदा होता है छोटे छोटे आपको वो आसानियाँ आपको देता है। वो आसानियाँ क्या हैं? सबसे पहले तो वो ऑटो करेक्शन देता है, आपको बताता है कि यार यहाँ पे आपको प्रोग्राम रन होने से पहले कि यार ये सिंटेक्स इस तरह था, इस तरह ये वेरिएबल ऐसे, अब आपने गलत लिखा हुआ, आप उसको वो आपको एरर देता है, आप उसको सही करते हो। फिर सिंटेक्स कंप्लीशन देता है आपको। आपने नोटिस किया होगा, अभी आप लोग शायद P4 में जब आपको पढ़ाऊंगा तब आप लोग देखना, जब आप पाइथन का एक ब्रैकेट लगाओगे तो ओपनिंग ब्रैकेट लगाओगे क्लोज हो जाएगा। तो वो इंटेलिजेंट होता है, वो देखता है प्रोग्रामर ने ओपनिंग लगाया है, इसका मतलब इसको आगे फ्यूचर में जाके क्लोजिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो क्लोजिंग कंप्लीट करके देता है बिना आप प्रेस किए। फिर प्रिटी प्रिंट देता है। प्रिटी प्रिंट एक फ़ीचर क्या है? प्रिटी प्रिंट ये है कि अब पाइथन जिस तरह की है वो इंडेंट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इंडेंट सेंसिटिव है।
तो आपका इंडेंट अगर नहीं है तो प्रोग्राम आपका नहीं रन करेगा। तो वो आपका इंडेंट इस तरह का रखता है ऑटो, बिना आपके एडजस्ट किए, कि वो आपको उसको आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। फिर डायनामिक सिंटेक्स चेकिंग देता है। डायनामिक सिंटेक्स चेकिंग क्या होता है? जब आप कोड करते हो तो रन टाइम पे चेक कर रहा होता है कि आपने सिंटेक्स में कोई इशू तो नहीं किया। ये 3-4 जो एरर्स आपको जो फीचर्स हैं वो आईडी प्रोवाइड करती है, तो उनमें से कोई भी 2 लिख दो। पहले लिख दो ऑटो करेक्शन। चलो ये क्या हो गया इसको बच्चों? अच्छा, ऑटो करेक्शन डायनामिक सिंटेक्स चेकिंग। अभी तुम लोग जब इसको कोडिंग करोगे ना, जब अपने बैचलर्स में जाओगे, तब तुम लोगों को समझ आएगी कि इन चीज़ों का फ़ायदा क्या है। अच्छा जी, अगले पार्ट में मूव करते हैं। The new module referred in part C introduces 3 new variables. Complete the following table by giving the appropriate data type for each. अब तुम लोगों के लिए मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो निकाली हुई है डेटा टाइप्स के लिए। अब वो जाके देख लो तो तुम लोगों का कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा। मूविंग ऑनवर्ड्स, नेम, अब कस्टमर नेम। अब कस्टमर नेम नंबर तो हो नहीं सकता, मतलब 1 2 3 4 99 ये तो नहीं हो सकता भाई, मैंने तो आज तक नहीं देखा, तुम लोगों ने शायद देखा। उसके बाद करेक्टर भी नहीं हो सकता, करेक्टर से मुराद प्लस माइनस डिवाइड वो भी नहीं हो सकता, तो एक स्ट्रिंग ही होगी। तो इसकी डेटा टाइप क्या होगा? स्ट्रिंग। ठीक हो गया। आगे इंडेक्स, एन एरे इंडेक्स। अब इंडेक्स मोस्टली बल्कि 90% जो है जब आप प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हो, आगे एडवांस प्रोग्रामिंग जब आप डेवलपमेंट करते हो, वेब डेवलपमेंट, तब और हिसाब होता है। लेकिन अभी अपनी बैचलर्स में और ए लेवल्स और सी एस के अंदर, ओ लेवल्स के अंदर स्ट्रिंग जो होती है मोस्टली वो इंटीजर की ही होती है। इंटीजर, ठीक है, ठीक है। रिजल्ट, द रिजल्ट ऑफ द डिवीजन ऑफ एनी 2 नॉन ज़ीरो नंबर्स। अच्छा, ये अब देखो, रिजल्ट ऑफ अ डिवीजन ऑफ एनी 2 नॉन ज़ीरो। नॉन ज़ीरो का मतलब एरर तो नहीं आ सकता। मतलब अगर आप लोगों को पता है, मैथ्स पढ़ी तुम लोगों ने, किसी चीज़ से ज़ीरो को डिवाइड करें या किसी चीज़ पे ज़ीरो को डिवाइड करें तो वो आपको एरर देता है। अब वो ज़ीरो तो नहीं है, इसका मतलब कोई ना कोई आंसर तो आएगा। फॉर एग्जांपल 10 डिवाइड बाई 2 है मेरे पास, तो मेरे पास 2 5 10 5 आंसर आता है। फॉर इंस्टेंस मेरे पास 10 डिवाइड बाई 3 है, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? समथिंग पॉइंट 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 पॉइंट। अब ये तो इंटीजर हो गया, लेकिन ये पॉइंट्स में भी आ सकता है। तो पॉइंट्स वाली डेटा टाइप कौन सी है हमारे पास? रियल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट।